कमला ने पति के जाने के बाद अकेले ही शिवा और सुधा को बड़ा किया था। पति सरकारी दफ्तर में काम करते थे, इसलिए कमला को वही नौकरी मिल गई थी। शिवा होनहार था। उसने 15 वर्ष की आयु में ही पिता की जिम्मेदारी संभाल ली थी, पर होनी तो होकर ही रहती है। इतवार का दिन था। माँ, मैं पास वाले मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं लाना, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। थोड़ी देर के बाद फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, हेलो जी, ये सुधा के घर के नंबर है? हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं सुधा की माँ कमला बोल रही हूँ। जी, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। शिवा, जल्दी चलो बेटा, सुधा का एक्सीडेंट हो गया है। माँ, कहाँ गई थी दीदी? पास वाली मार्केट तक ही तो गई थी मेरी बच्ची। दोनों के वहां पहुंचने से पहले ही सुधा की सांसें थम गई थीं। रोते कलपते सब कुछ किया। कमला और शिवा को इस सदमे से उबरने में कई साल लग गए। शिवा की शिक्षा पूरी हो गई। उसने MBA करके नौकरी कर ली। शिवा, 5 साल में ही मैं रिटायर हो जाऊंगी। एक अच्छा सा रिश्ता आया है, तुम लड़की देख लो तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। एक बार लड़की से मिल तो लो। ठीक है माँ, आने वाले शनिवार को मिल लेंगे। शनिवार आया तो शिवा लड़की से मिलने चला गया। लड़की को देखकर वह ठगा सा रह गया। वो थी ही इतनी खूबसूरत। शालू की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग। बात करके उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। घर आया तो, माँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। मैं कह रही थी ना कि एक बार देखकर तुम ना नहीं कर पाओगे। अभी बहुत तैयारी करनी है। माँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। कमला दूसरे दिन ऑफिस गई तो बहुत खुश थी। सभी लोगों को बेटे की शादी की सूचना दे दी। कुछ ही दिनों में शादी भी हो गई। बहू शालू आई तो कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवा तो पहले से ही शालू का दीवाना हो चुका था। एक हफ्ते बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए तो शालू की मम्मी सरला और पापा रमाकांत ढेर सारा सामान लेकर आए। मम्मी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ बहुत घुटन होती है। क्यों, क्या हुआ? शिवा ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो तो ठीक है, पर उसकी माँ। कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा कुछ भी नहीं, पर शिवा हर बात में उनसे राय मशवरा करते हैं। मैंने कहा चलो मूवी देखने चले, तो उन्होंने कहा मम्मी से पूछकर बताता हूँ। चलो मैं भी बात करती हूँ। शिवा, शालू को कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते? आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को इतने दिनों तक घर में बैठे रहने की आदत नहीं होती है ना? मम्मी जी, अभी तक तो सभी रिश्तेदार घर में थे, अब लेकर जाऊंगा। सरला और रमाकांत के जाने के बाद मम्मी को मेरी शिकायत लगा दी। और क्या, मैं घर में रहकर तंग आ गई हूँ। शालू, अगले हफ्ते ही हम दोनों की ऑफिस खुल जाएगा, तब माँ घर में अकेली ही रह जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समय माँ के साथ भी बिता लो। घूमने फिरने को तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में माँ के सिवा कुछ और नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घुटन भरे माहौल में नहीं गुजार पाऊंगी। कान खोलकर सुन लो। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, आज शाम को ही चले जाएंगे फिल्म देखने। अब तो खुश हो जाओ। चलो चाय बनाते हैं, माँ को भी अपने हाथ की चाय पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। जाओ तुम ही बनाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर पी लो। शिवा उठकर माँ के पास चला जाता है। माँ ने पहले से ही चाय चढ़ा दी थी। वो बोली, अरे तुम यहाँ क्यों आए? मैं चाय लेकर आ तो रही थी। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। नहीं माँ, मैं यही चाय पीऊंगा। क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उसको फिल्म देखने जाना था। हाँ तो ले जाना, नई बहू है, उसका भी तो मन करता होगा घूमने फिरने का। हाँ, अभी जाऊंगा। चाय पीकर कमरे में आता है तो शालू सो रही थी। अरे चलो भाई, चलना नहीं है क्या? मिल गई माँ की आज्ञा। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ सांस भी माँ की आज्ञा के बिना न ली जा सकती हो, और मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह तैयार होकर अकेले ही निकल जाता है। शालू बाहर आती है। आपने क्या पट्टी पढ़ाई है?
वो मुझे छोड़कर बाहर चला गया। आप क्या समझती हैं? वो सिर्फ आपका ही बेटा है। ऐसा ही था तो शादी करवाने की जरूरत क्या थी? अब तो उसे सिखाने पढ़ाने की आदत छोड़ दीजिए। बहू धीरे बोल बेटा, सब सुन लेंगे। सुनना है तो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं। आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। कमला चुपचाप अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर में शिवा आया। आवाज सुनकर कमला बाहर आई। तू तो आज उसे फिल्म दिखाने ले जाने वाला था, कहाँ चला गया था? माँ, इसीलिए मैं अभी ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। अब भुगतान तो करना ही होगा। नहीं शिवा, अभी नई नई आई है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे यहाँ सामंजस्य बिठाने में, तो चिंता मत कर। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, आप अपने बेटे को समझा दीजिए, वरना हम अपनी बेटी को आज ही लेकर आ जाएंगे। अरे क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय बच्चों को साथ रहने दीजिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत नाजों में पली है, उसके पापा ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? ठीक है। कमला समझ गई थी कि ये शादी नहीं चलेगी। उन्होंने शिवा को कुछ नहीं बताया। चुपचाप खाना बनाकर दोनों को आवाज देने गई तो भीतर घमासान मचा हुआ था। शालू अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी और रोती जा रही थी। बहू, ऐसे रूठ कर मायके नहीं जाते। आप चुप रहिए, निकल जाइए मेरे कमरे से। सारे झगड़े की जड़ तो आप ही हैं। मुझे अभी मायके जाना है। अच्छा तुम रहो, मैं कल सुबह ही अपने भाई के घर सहारनपुर चली जाऊंगी। बस। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिसको जाना है वो चला जाए। इतने नखरे अपने माँ बाप को दिखाए। मुझे भी नहीं रहना है इसके साथ। तभी गाड़ी रुकने की आवाज आई और शालू अपना सूटकेस उठाकर चल पड़ी। किसी ने रोका भी नहीं। माँ, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई अमीरजादी है। जाने दो, हम पहले भी तो रह ही रहे थे ना। चिंता मत करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन। माँ, खाना बना दो, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है। शिवा ऑफिस चला गया। तब कमला ने शालू के घर पर फोन किया। हेलो, हाँ कहिए, किससे बात करनी है? बहन जी, शालू से बात करवा दीजिए। आपको जो कहना है अपने बेटे से कहिए। मेरी बेटी शॉपिंग पे गई है, आइंदा फोन मत कीजिएगा। कमला धम से सोफे पर बैठ गई। अपने बेटे का घर बसाने चली थी, बसने से पहले ही उजड़ता दिख रहा है। शालू अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर कर आई। मेरी सास का फोन आया था, मैंने खूब खरी खोटी सुना दी। तभी रमाकांत जी आए। सरला, तुम्हारी जैसी माँ हो तो किसी लड़की को दुश्मन की जरूरत नहीं है। माँ अपनी बेटी को सही दिशा दिखाती है, तुम उसका घर उजाड़ने पर तुली हो। आप तो चुप ही रहिए, आपको दिख नहीं रहा बेटी कितनी उदास है? हाँ हाँ, तभी तो वो सहेलियों के साथ शॉपिंग करती हुई घूम रही है। रमाकांत जी बड़बड़ाते हुए चले गए। शिवा ऑफिस से वापस आया। माँ, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से ट्रांसफर लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। तुम क्या कहती हो? जैसे तुम ठीक समझो। शिवा अपनी माँ को लेकर बिना किसी को खबर किए बैंगलोर चला गया। शालू अपनी नौकरी में मस्त थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। 2 साल बीत गए, किसी ने किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन जब शालू ऑफिस में बैठी थी, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया है, साइन करके दे देना। ठीक है। घर आकर उसने माँ को बताया। रमाकांत जी ने सुना तो उसी समय उन्हें सदमा लगा और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्रियाकर्म हो गया था। सारे रिश्तेदारों की भेदती हुई नजरें शालू पर टिकी हुई थीं। सबके जाने के बाद, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? सरकारी बंगला भी चला जाएगा। बेटी, अब तू तलाक के पेपर्स पर साइन मत करना, लौट जा उसके पास। तेरे पापा की आखिरी इच्छा यही थी। माँ, अब मैं किस मुंह से लौटूंगी? पिछले 2 सालों में तो खैर खबर भी नहीं ली उन लोगों की। अपनी सास के पैर पकड़, माफी मांग, कुछ भी कर। शिवा को रमाकांत जी के मरने की खबर मिली तो माँ को लेकर आया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा सही कहते थे, गलती मेरी थी। मैंने पापा को खोकर बहुत कुछ सीख लिया। कमला ने उसे गले से लगा लिया। सारे गिले शिकवे दूर हो गए।
उसके बाद से शालू ने अपनी सास के साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। घर बस गया था। गरीब सास और अमीर बहू। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है। इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू। अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है। दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग न डालें तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लोथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियां तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले
तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी। जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत समय पहले की बात है। बुलंदशहर में उषा नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उषा बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। वह उस शहर में अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद उषा अपने बेटे रमेश की शादी किसी लड़की के साथ कर देती है। शादी में उसे बहुत सारी धन दौलत और दहेज मिलता है, जिससे उषा बहुत खुश होती है। उषा की बहू का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहुत समझदार और नेक दिल की लड़की है। शादी के कुछ दिनों के बाद जब लक्ष्मी के घर से दिया हुआ दहेज में मिला हुआ पैसा खत्म होने लगता है तो फिर से उषा लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगने के लिए बोलती है। बेटा लक्ष्मी, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? बेटा, आजकल मुझे आँखों में कम दिखाई देने लगा है। लगता है आँखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, आपकी आँखों का चेकअप करवा लेंगे। वह सब तो ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तुम्हारे घर से तो जितने भी पैसे आए थे वह सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा कि मैं अपना इलाज करवा सकूं? फिर लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है। माँ जी, आपकी आँखों का इलाज जरूरी है। घर में पैसे नहीं है तो मैं अपने पिताजी से कह के थोड़े से पैसे मांग लेती हूँ, जिससे आपकी आँखों का इलाज बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। लक्ष्मी अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगती है। पैसे मिलने के बाद उषा बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी तरकीब तो काम आई। अब इस तरह से मैं इस लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगती रहूंगी, फिर तो मुझे अपने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी चिड़िया लाई है मैंने फंसाकर। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रमेश दफ्तर से आने के बाद बहुत उदास होकर बैठा रहता है। अपने बेटे को उदास देखकर उषा रमेश के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, आज तो इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, दफ्तर में आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांट लगाया क्योंकि आज मैं दफ्तर पहुंचने में बहुत लेट हो गया था, मगर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो समय पर दफ्तर जाने के लिए निकल जाता हूँ। दफ्तर जाने के लिए कोई साधन ही जल्दी नहीं मिलता। इतनी देर इंतजार करने के बाद किसी तरह से ऑटो मिली, जिससे मुझे दफ्तर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मेरे साथ ऐसा रोज रोज होता है, जिससे आज मेरा मालिक बहुत गुस्सा हो गया था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो वो मुझे काम से ही निकाल देगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक मोटरसाइकिल ले सकूं। अरे बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, किसी से पैसे मांग कर ही मोटरसाइकिल ले लो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा मालिक काम से निकाल दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? मगर माँ, मैं किससे पैसे मांगू? अरे बेटा, इतना क्यों सोचते हो? तुम्हारे ससुर जी हैं ना, उनसे पैसे मांग लो। तुम बस लक्ष्मी को बोल दो, लक्ष्मी अपने पिताजी से पैसे मांगकर तुम्हें दे देगी, फिर तुम एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेना। रमेश लक्ष्मी को अपने पास बुलाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लो, क्योंकि मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। मगर मेरे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाकर देंगे? शादी में इतना सारा खर्च होने के बाद
अब उनके पास भी पैसे नहीं रह गए हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि उसका मालिक उसे दफ्तर से निकाल दे? अरे अगर वह काम छोड़ देगा तो हम खाएंगे क्या? जल्दी से अपने पिताजी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि पैसों की बहुत जरूरत है। लक्ष्मी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए फोन करती है। पिताजी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए क्योंकि रमेश को एक मोटरसाइकिल लेनी है। लक्ष्मी के पिताजी का नाम रामचंद्र रहता है। मगर बेटी, मेरे ही पास अब ज्यादा पैसे नहीं रह गए हैं। अब तो मैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे बचाकर रखा था। अगर तुम्हें इतना जरूरत है तो तुम्हें वो पैसे मैं भेज देता हूँ। अपने पिताजी की बातें सुनकर लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी उसे पैसे दे देते हैं। उन पैसों से रमेश एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेता है, जिससे रमेश और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। एक दिन उषा के घर पर उसकी सहेली आई होती है। उसका नाम मधु रहता है। क्या बात है उषा, आज तू बहुत खुश दिख रही है। खुशी की तो बात है, क्योंकि मैंने अपने घर में सोने की चिड़िया जो शादी करके लाई हूँ। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तो हमारे एक बार बोलने पर वह लक्ष्मी अपने घर वालों से पैसे मांगकर हमें दे देती है। अरे वाह, फिर तो सचमुच में तुमने अपने घर में सोने की चिड़िया पाल रखी है। चलो अच्छा है, इसे तुम्हें अपने घर में रखने पर समय समय पर तुम्हें सोने के अंडे भी देती रहेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन दोनों की बातें लक्ष्मी खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। अपनी सास और मधु की बातें सुनकर वह जान जाती है कि उसकी सास उसके माता पिता से लालच के लिए पैसे मांगती है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों के बाद उषा फिर से लक्ष्मी के घर वालों से पैसा मांगने के लिए कहती है, मगर इस बार लक्ष्मी साफ साफ पैसे मांगने से मना कर देती है। लक्ष्मी के मना करने के बाद वह अपने बेटे रमेश के पास जाती है। अरे बेटा, तेरी शादी के समय मेरे सुनार के यहाँ तेरी बीवी के लिए गहने लिए थे, मगर अभी तक मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए। इसके लिए वो मुझसे बार बार पैसे मांगता है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इसके लिए मैंने तेरी बीवी से उसके पिता से पैसे मांगने के लिए बोला, तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अब बता बेटा, वह पैसे भी तो तेरी बीवी के गहने के लिए ही तो हैं। अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देगा। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से पैसे मांगकर जल्दी से माँ को दे दो, नहीं तो वो सुनार पुलिस स्टेशन में हमारी शिकायत कर देगा, फिर हम सब फंस जाएंगे। आप लोग एक दूसरे के भरोसे काम क्यों करते हैं? जब आप लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आपने गहने क्यों लिए? मेरे पिताजी के पास अब पैसे नहीं हैं जो कि आपको दे सके। उन्होंने जितना दिया वह बहुत था, उनके पास खुद के भी खर्चे हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर उषा बहुत गुस्सा करती है। अरे बेटा रहने दे, इससे पैसे मत मांग। इसके तो तेवर देख, कैसे बात कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भिखारी हैं कि इससे पैसे मांग रहे हैं। अगर हम भिखारी हैं तो ये हमारे घर पर क्या कर रही है? जाए अपने पिताजी के घर और रहे शान से। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश गुस्सा हो जाता है। अगर तुमने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे तो तुम मेरे घर में अब नहीं रहोगी और अपने पिताजी के पास जाकर रहना। इतना कहकर रमेश लक्ष्मी को अपने घर से निकालने लगता है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के बाद तो एक औरत के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। आप मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। फिर रमेश लक्ष्मी की बातें सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्ती घर से धक्के देकर निकालने लगता है। रमेश उसके कपड़े का बैग भी निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी उषा एक गणेश जी की मूर्ति को लेकर आती है और उठाकर लक्ष्मी की तरफ फेंक देती है। ये ले अपनी मूर्ति, इसे भी रख ले। अब अपने घर पर ही जाकर पूजा करना, यहाँ भूल कर भी कभी मत आना। उषा की मूर्ति फेंकने के बाद वह गणेश जी की मूर्ति टूट जाती है। उसके बाद उषा लक्ष्मी को घर से निकालकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात का समय रहता है। लक्ष्मी दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर मैं फिर से अपने पिताजी के घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे देखकर इनकी मांगे पूरी कर देंगे और ये लोग इसी तरह हमारे भोलेपन का फायदा उठाते रहेंगे। मगर अब मैं अपने पिताजी के घर पर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहीं रमेश के घर के दरवाजे पर
उसी रात खड़ी रहती है। जब आधी रात होती है तभी अचानक लक्ष्मी को खिड़कियों से रमेश के घर के अंदर बहुत ही प्रकाश दिखने लगता है। वह जल्दी से खिड़की के पास जाती है और देखती है कि उसकी सास के कमरे में आग लग गई होती है और उसकी सास उस कमरे में बुरी तरह से फंस गई होती है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा होता और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यह सब देखकर लक्ष्मी जल्दी से पत्थर लेकर खिड़की के कांच दरवाजे तोड़ने लगती है। फिर खिड़की के कांच का दरवाजा टूटने के बाद वह किसी तरह अपनी सास को उस कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकालती है। आग से बाहर जाने के बाद उषा जोर जोर से रोने लगती है। वह शरीर के कई भाग में जल गई होती है। बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं इस आग में जलकर राख हो गई होती। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे शर्म से पानी कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत लालच दिखाई। अब मेरी लालच का सर्वनाश हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। तभी वहां उनका बेटा रमेश आता है। जब वह देखता है कि उसकी माँ को लक्ष्मी ने सही सलामत कमरे से निकाल लिया है तो वह लक्ष्मी के पास आकर माफी मांगता है। फिर उस दिन के बाद से लक्ष्मी के पति और सास उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। इससे लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आनंदपुर नामक शहर में सुषमा और मोना नाम की सास बहू रहती थीं। सुषमा बहुत ही जिद्दी किस्म की सास थी। वह अपनी सारी बात सभी से मनवाकर ही मानती थी और जो उसकी बात नहीं मानता था वह उनसे लड़ाई कर लेती थी। सुषमा की बहू मोना अपने सास के जिद्दी व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आई और मोना से बोली, बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन की सब्जी बन रही है। क्या? बैंगन की सब्जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये नहीं बनेगा, कुछ और बनाओ। अब कुछ और क्या बनाऊं? यही खा लेंगे आज। अच्छा, तो अब तू मेरे सामने अपनी जिद दिखा रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया कुछ और बनेगा मतलब कुछ और बनेगा। हाँ तो बोलिए, कुछ और में क्या? आलू की सब्जी बना दे। आज सभी वही खाएंगे। यह बैगन की सब्जी तू ही खा। इतना कहकर सुषमा मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वह अपनी बात मनवाना चाह रही थी, लेकिन मैं उसके मन का नहीं होने दे सकती। इसी तरह सुषमा हर जगह अपनी जिद चलाती। सुषमा का बेटा अमन भी यह सब देखकर परेशान हो चुका था। मोना उसे हर रोज सुषमा की हरकतों के बारे में बताती थी। बहू सुन लो, आज ही बाजार जाकर घर का सारा सामान लेकर आ जाओ। सभी सामान खत्म हो चुका है। नहीं माँ जी, आज मुझे जरा समय नहीं है। मैं कल चली जाऊंगी, या आप चाहो तो आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ही बाजार जाओ, बाकी काम बाद में होगा। माँ जी, आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं। मैं आज नहीं जाने वाली। ठीक है, तुझे नहीं जाना बाजार तो तू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और सीधा अपने मायके चली जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस आने की। इतनी छोटी सी बात पर आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन आप देख लेना, इस व्यवहार की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। हाँ हाँ, चल जल्दी बाजार जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना बाजार से सामान लेकर आती है। सुषमा उससे सामान का हिसाब मांगती है। मोना हिसाब दिखा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुक जाओ, आ रही हूँ। मोना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक सेल्समैन खड़ा है। माँ जी, एक सेल्समैन आया है, क्या करूँ? बुला लूं क्या? बुला ले, देख लेते हैं क्या लाया है। सेल्समैन किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाने लगता है। कोई काम का नहीं है, ये सब ले जाओ। रुक जाइए माँ जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, यह देखिए माँ जी, यह बर्तन कितना अच्छा है, इसे ले लेते हैं। नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू देख, यह कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा। जो सामान मोना को पसंद आ रहा था वह सामान सुषमा नापसंद कर देती थी। सब्जी को बारीकी से काटने वाली एक मशीन थी, वह मोना को पसंद आ जाती है। माँ जी, यह ले लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो यह मसाज करने वाला मशीन अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। बताओ भाई, कितनी कीमत है इसकी?
इसे रहने दीजिए भैया, सब्जी काटने वाली मशीन का दाम बताइए, हम वही ले लेते हैं। माँ जी, वह मशीन खामखा महंगा होगा, हमारे किसी काम का नहीं है, यह लेंगे तो बहुत काम आएगा। जी मैडम, ये बहुत काम की चीज है, इसकी कीमत 2000 है, ले लीजिए। मोना पैसे लाकर दे देती है और मशीन ले लेती है। सेल्समैन घर से बाहर चला जाता है। अब सुषमा यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वह सेल्समैन के पीछे जाती है। रुको भाई रुको। जी मैडम, बोलिए। यह मसाज करने वाली मशीन कितने की है? सेल्समैन समझ जाता है कि यही सही मौका है, यह कस्टमर जरूर फंसेगी। मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। सुषमा अभी सिर्फ अपनी जिद पूरा करने की सोच रही थी। बोलो कितने का है? मैडम, ये 10,000 का है। बस तुम यही रुको, मैं पैसे निकाल कर लाती हूँ, मुझे यही चाहिए। सुषमा पैसे निकाल कर लाई और सेल्समैन को देते हुए बोली, ये मुझे चाहिए, पैसे लो और यह मशीन मुझे दे दो। जी मैडम, ये लीजिए, ये अब से आपकी हुई। सेल्समैन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। घर आकर सुषमा वह मशीन मोना को दिखाती है। देख, तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं इसे खरीदूं, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। माँ जी, आप भी ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाम में जब अमन काम से वापस आया, तब सुषमा खुशी खुशी अमन को वह मशीन दिखा रही थी और बहू की बुराई कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, पहले ये बताओ कि ये आपने कितने में लिया? यह इतना अच्छा है इसलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, पर कितने में आपने इसे लिया? 10,000 रुपए में। हे भगवान, 9,000 का चूना लग गया। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ बेटा? माँ, ये मशीन कल ही मेरे दोस्त ने ली थी, 1,000 में उसने इसे खरीदा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? यह सुनकर सुषमा की सारी खुशी गम में बदल गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या कर दिया मैंने? माँ, ये सिर्फ आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से हुआ है। हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सुषमा मोना से भी माफी मांगती है और इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब वह जिद्दी किस्म की नहीं थी। गरीब सास और अमीर बहू। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है, इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू। अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है। दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी।
माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग न डाले तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लोथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियाँ तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी। जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।